नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपने सियासी अभियान भी तेज कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव की कमान संभाल ली और पूरा फोकस पूर्वांचल पर केंद्रित है इस वक्त उनका। पीएम मोदी ने आज सूबे के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और बड़ी सौगात दी। इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से राजधानी लखनऊ से पूर्वी यूपी सीधे जुड़ जाएगा। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल में जीत का परचम फहराना भी जरूरी माना जाता है। इसी फॉर्मूले से लगातार 2014 और 2019 लोकसभा और 17 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने के बाद बीजेपी अब मिशन 2022 के लिए पूर्वांचल में पैठ बढ़ाने की कोशिश में है। अब ऐसे में पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने पूर्वांचल पर खास फोकस रखा है, खास रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले एक महीने में यह तीसरा पूर्वांचल का दौरा है, जहां वो जनता को विकास की सौगात दे रहे हैं। किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड के चलते पश्चिम यूपी से लेकर तराई बेल्ट और अवध के इलाके में बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल गर्म है या फिर गरमाया गया। अब ऐसे में बीजेपी के लिए सूबे में सत्ता में वापसी की सारी उम्मीदें पूर्वांचल से ही लगी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी से सांसद होना, गोरखपुर से सीएम योगी का होना एक बड़ा फैक्टर भी है। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को उसी के गढ़ पूर्वांचल में घेरने के लिए ओम प्रकाश राजभर से लेकर अनिल चौहान जैसे नेताओं की पार्टी के साथ मजबूत गठबंधन बना लिया है। अब ऐसे में बीजेपी पूर्वांचल में अपने समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी हुई। बहरहाल तो एक्सप्रेसवे क्या वाकई सत्ता में फिर से वापसी का वे बन पाएगा, यह अपने आप में अहम सवाल है। लेकिन आज का जो नजारा था वो सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए था। एक मैसेज दिया गया कि भारत अब सिर्फ आधारभूत संरचना को बना नहीं रहा है, बल्कि उसको आगे के भविष्य की रणनीति के हिसाब से और सामरिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी तैयार कर रहा है। और शायद यही वजह है कि आज फिर से जब उद्घाटन हुआ तो वहां पर टचडाउन करने के लिए कई तरह के विमान थे। लेकिन क्या वाकई टचडाउन राजनीतिक तौर पर हो पाएगा, इस पर सबकी निगाह है और इसी को लेकर सवाल भी लगातार खड़े हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सहारे हम पूर्वांचल की सियासी गणित समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल में 164 विधानसभा की सीटें हैं, जो 28 जनपद पूर्वांचल के हिस्से में आते हैं। पिछले साल अगर 2017 की बात करें, वहां पर 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। माना जाता है कि पूर्वांचल सपा और बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 से पूरी बाजी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। चाहे 2014 की बात करें, 2017 की बात करें या 2019 की लोकसभा की बात करें, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ था, जिसमें भीड़ बुलाई गई थी। भीड़ बुलाने का मकसद यही था कि कम से कम भीड़ समझे कि हमारे शासन में, हमारे सरकार में पूर्वांचल का कितना विकास हो रहा है और पूर्वांचल के विकास को लेके हम कितना गंभीर है। ये बस आप देख सकते हैं, समय देख लीजिए, मोदी जा चुके हैं, मोदी जी के जाने का काफी वक्त हो चुका है, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वो भीड़ अभी भी मौजूद है। पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में ये भीड़ जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो रैली में आई थी, जो भीड़ में आई थी, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भीड़ में आई थी, वो भीड़ 2022 में क्या गुल खिलाती है। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जी हाँ, तो आपने हमारे सहयोगी के जरिए वो रिपोर्ट देखी कि प्रधानमंत्री के आगमन के बाद, उद्घाटन के बाद, संबोधन के बाद भी वहां पर तमाम लोगों का जमावड़ा था। एक मैसेज देने की कोशिश थी। सबसे अहम बात यहीं पर है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, सवाल तो बनता में हमने सवाल यही उठाया कि क्या वो फिर से सत्ता में वापसी का वे बन पाएगा, क्योंकि सड़कों का निर्माण पहले भी हुआ और पहले भी नारे लगे हैं, समाजवादी पार्टी का दौर हो या फिर बसपा का दौर हो। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरीके से सड़क का निर्माण कराया गया है और सामरिक दृष्टिकोण से उसको यहां पर तैयार कराया गया, उसमें एक अहम चीज निकल कर आती है कि क्या इसका कोई खास मैसेज जा पाएगा, क्योंकि पूर्वांचल एक बड़ा तबका वहां पर सेना से भी जुड़ा हुआ है। यह भी अपने आप में एक रणनीति का हिस्सा है।
लेकिन पूर्वांचल में पिछली बार बीजेपी ने जिस तरीके से एक तरफा अपना क्लीन स्वीप किया था, जिस तरीके से तमाम सीटों पर दमखम दिखाया था, क्या उसको दोहरा पाएंगे या उसके आसपास कहीं टच डाउन कर पाएंगे या उसको और ज्यादा बढ़ा पाएंगे? ये अगर कर पाई तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल जो कि पश्चिम से खड़ी हो सकती है, उम्मीद जाहिर की जा रही है, तराई से खड़ी हो सकती है, उसकी भरपाई करने में यह इलाका सक्षम हो जाएगा। लेकिन उतनी ही मजबूती से विपक्ष भी यहां पर अपनी रणनीति बनाकर तैयार खड़ा है। और सीधे तौर पर अखिलेश यादव की बात करें तो बार बार कह रहे हैं कि असल में सिर्फ फीता काटने का काम यहां पर किया गया है, हमने पूरा काम किया हुआ है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण मोहन पांडे साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है पांडे साहब आपका। चंद्रेश कुमार सिंह साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है चंद्रेश जी आपका। सुनील सिंह हैं, प्रवक्ता सुभाषपा के, बहुत स्वागत है सुनील भाई आपका। सबसे पहले कृष्ण मोहन पांडे साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। सड़कें तो कई लोगों के दौर में बनी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह एक्सप्रेसवे सत्ता में वापसी का वे बन पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक दृष्टि को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी समन्वय विकास को लेकर आगे बढ़ती है। परंतु जहां तक सड़कों की बात है तो उत्तर प्रदेश में पहली बार इतने बड़े स्तर पे सड़कों का निर्माण हुआ है। आपको बता दूं कि 2017 से लेकर 2021 के बीच में भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 13,189 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई है। 13,613 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है और 3,32,800 किलोमीटर गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई गई हैं। और आपको बता दूं कि इसी के यदि समतुल्य में आप करें तो समाजवादी पार्टी में 12 से 15 में मात्र 6,910 किलोमीटर सड़कें बनी थी। समाजवादी पार्टी की तुलना में हमने 2 गुना सड़कें बनाई। और समाजवादी पार्टी के हिस्से में यदि एक्सप्रेसवे की बात करें तो मात्र 1 एक्सप्रेसवे आता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और पूरे देश में एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बनने, गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसका लोकार्पण जिसके लिए धन अवमुक्त कर दिया गया है। रही बात, ये तो सड़कों की बात हो गई। आप बिजली की बात कर लें, स्वास्थ्य के मामले में देख ले तो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा 25 मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश के में पहली बार 31 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हुए। इसके पूर्व में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। एक प्रति व्यक्ति 3600 व्यक्ति पर एक डॉक्टर। उत्तर प्रदेश में पहली बार, पूरे देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है। तो समन्वय विकास की आप बात करें, ठीक है पांडे साहब चंद्रेश जी से इसका जवाब लेते हैं। आज तक भारतीय कांग्रेस भी बहुत ज्यादा सक्रिय है और कांग्रेस का ये कहना है कि आपका समन्वय विकास सिर्फ कहने को है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। चंद्रेश भाई, सवाल यह है कि कृष्ण मोहन पांडे साहब का यह तर्क कितना जायज है और वाकई जायज क्यों ना हो? उनका कहना है कि सिर्फ हम एक सड़क से राजनीति नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक सड़क से राजनीति की थी और मेट्रो से राजनीति की थी, इसलिए हार मिली। ये समन्वय विकास की राजनीति करते हैं, सड़क एक्सप्रेसवे उसका एकमात्र हिस्सा है, तो जनता इनके साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में इन्होंने जो बातें कही वो पूर्ण रूप से झूठ का एक पुलंदा है, भ्रम फैलाने वाला है। और सिर्फ इनकी ही बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, जब वो भगवा भेष पहनकर झूठ भ्रम फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी के रूप में मुझे कालनेमी का दर्शन होता है। जिस प्रकार से कालनेमी के मुंह में राम और बगल में छुरी था, सिर्फ वही रूप लेकर योगी आदित्यनाथ जी अवतरित हुए हैं। और 2022 के चुनाव में मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा। कोरोना काल में किस प्रकार से लाशें तैरती रही और देश के प्रधानमंत्री देश में घूम घूम कर चुनावी जनसभा करते रहे, इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। हाथरस की बेटी का अपमान उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। किस प्रकार से लखीमपुर खीरी में किसानों को रौदा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, यह भी नहीं भूला है। इन्होंने समन्वित विकास की बात की। देश की जीडीपी लगातार गिर रही है और अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है। ये क्या समन्वित विकास करेंगे? अडानी और अंबानी के पॉकेट में हाथ डालिए तो एक पॉकेट से
नरेंद्र मोदी जी निकलेंगे और दूसरे पॉकेट से अमित शाह निकलेंगे। ये उद्योगपतियों की कुठपुतली को कठपुतली बन गए हैं और ये बात करेंगे। और चंद्रेश भाई, एक मिनट आपने 2-3 बातें रखी हैं, तो उसका मैं जवाब आपसे चाहूंगा कि आप दें। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए जो कहा है कृष्ण मोहन पांडे ने, उसका आप समर्थन करते हैं, तो उस वक्त क्यों आखिर राहुल गांधी उसी सड़क निर्माण को लेकर उनका समर्थन कर रहे थे? दूसरा, आप कह रहे हैं कि अडानी अंबानी की जेब से फला फला निकलेंगे। छत्तीसगढ़ में भी अडानी ने बहुत कुछ किया है, पंजाब में भी कर रहे हैं, तो वहां पर कौन निकल रहा है? चन्नी और भूपेश बघेल। ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है ना। बिजनेसमैन तो हर जगह पर है, जहां आपकी सरकार है वहां पर भी है, जहां इनकी सरकार है वहां पर भी है। ये सारी बातें तार्किक है। हाँ, आपने कालनेमी का जिक्र किया, तो कालनेमी आपको मुख्यमंत्री में दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री का स्वरूप कालनेमी जैसा हो गया। और तो वो लोग जो कि मठ घूम रहे हैं, वो लोग जो कि इस वक्त तमाम जगहों पर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए, उनमें किसका दर्शन होता है आपको? करेगी। मैं एक बहुत छोटा सा मुद्दा उठा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता की प्रतिक्रिया भी मैं चाहूंगा। बिल्कुल। ये हेल्थ क्षेत्र की बात कर रहे थे। अभी गोरखपुर में जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, एक संविदा स्वास्थ्य कर्मी इसलिए आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसको समय से वेतन नहीं दिया गया। श्रीमान जी, उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक भी मेडिकल कॉलेज ऐसे नहीं बनाए जिसकी शुरुआत इन्होंने जीरो से की है। आधे अधूरे कार्यों का फीता काट कर और इन्होंने कह दिया मेडिकल कॉलेज बन गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हताश हैं, निराश हैं, और हताशा और निराशा में आधे अधूरे कार्यों को फीता काटकर इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह अब इसका जवाब लेता हूं चंद्रेश भाई, अब इसका जवाब लेता हूं, क्योंकि अभी उद्घाटन से पहले एक मिनट चंद्रेश भाई आपने कहा जवाब चाहिए, मैं जवाब दिलवाता हूं, लेकिन उस बीच में एक टिप्पणी मेरी भी रहे कि कुछ दिन पहले तक तमाम जो प्रवक्ता थे अलग अलग पार्टियों के, वो कहते थे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कोई सड़क नहीं बनी। अब आप कह रहे हैं कि बनी तो है लेकिन आधी अधूरी है, बना तो है लेकिन आधा अधूरा है। ये परिवर्तन आ गया, ये परिवर्तन आ गया। पांडे साहब जल्दी से इसका काउंटर जवाब दे। पांडे साहब, कृष्ण मोहन पांडे, चंद्रेश जी का जवाब दें, चंद्रेश कुमार सिंह का जवाब दें आप। जो मेडिकल कॉलेज है आधे अधूरे काटे, कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया कि आधे अधूरे हमने बनाए। अभी तक तो उत्तर प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 31 किया। और सबने, आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे मित्र के जानकारी के लिए बता दूं कि 1500 एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी गई है और इसी सत्र में उनका एडमिशन होने जा रहा है और वहां पे मेडिकल कॉलेज चालू हो गए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कालनेमी, बहुत सही कहा। हाँ, कालनेमी कौन है ये पूरा देश देख रहा है कि यही कांग्रेस पार्टी है कि सुप्रीम कोर्ट में कहती थी कि राम काल्पनिक है, राम मंदिर काल्पनिक है, राम जन्मभूमि काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, और आज जाके घूम घूम के मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और जो जिस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जनता जानती है कि कालनेमी कौन है। और रही बात दूसरे, आपने कहा कि एक पैकेट में अडानी और एक पैकेट में अंबानी। साहब, यदि ये पूरा देश देखता है और आज ये युवा, देश का युवा, देश की जनता, सरकारें अंगूठा हिला के बदल देती है। मैं आपको बता दूं कि अंबानी और अडानी की संपत्ति उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा कांग्रेस काल में बढ़ी हुई है, और सबसे खास कोई था, अंबानी तो कांग्रेस पार्टी का था। और राहुल गांधी कैसे अंबानी के साथ और अडानी के साथ घूम घूम के गलबैया करते थे, ये पूरा देश देखा है। और मुझे लगता है पांडे साहब कि आज के युग में अगर कालनेमी होता तो समझ नहीं पाता कि असल में उससे बड़े कितने कालनेमी हैं इस युग में, इस कलयुग में। पांडे साहब शांत हो जाइए, पांडे साहब शांत हो जाइए। सुनील सिंह प्रवक्ता भाजपा के, सुनील सिंह साहब, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें सड़क का निर्माण अच्छी बात है, कोई भी सरकार कराए, सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या उससे वो सत्ता की वापसी का रास्ता तय कर पा रहे हैं? आप लोग अगर गठबंधन किसी से कर रहे हैं, उन्होंने भी सड़क बनाई लेकिन फायदा नहीं मिल पाया। धरातल पर क्या इसका आपको वाकई असर दिखता है? आपको लगता है कि पूर्वांचल कम से कम इस सड़क से बीजेपी साध पाएगी, या आप लोग पूर्वांचल की जनता को समझा पाएंगे कि सब कुछ छलावा है? सुनील सिंह, सुनील जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? अनम्यूट करिए सर, आप अनम्यूट करिए तब आपकी आवाज आएगी। अच्छा, हेलो जी, आ गई आवाज, अब बोलिए। आवाज आ रही है?
हाँ, क्या कर रहे थे आप? सर मैं यही कह रहा था कि पूर्वांचल की जनता इस सड़क से बीजेपी के साथ जाएगी, या आप लोग समझा पाएंगे कि नहीं सड़क से आपको आना है, लेकिन आप लोगों के पास गठबंधन के पास। किस सड़क की बात कर रहे हैं आप? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की? हाँ, आज उद्घाटन तो उसी का हुआ है ना, तो उसी की बात करूंगा। जी 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 जी। हमें तो नहीं लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी लखनऊ तक। हाँ। मुझे तो नहीं दिखता है कहीं से, क्योंकि जब उधर किसान डंडा लेके पश्चिम में इनको दौड़ाए तो इन्होंने कहा कि पूर्वांचल से हम उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है। लेकिन इधर भी डंडा लेके ओम प्रकाश राजभर जी खड़े हैं, कहां से भरपाई कर पाएंगे? और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात अब राजभर साहब क्या डंडा से डरा रहे हैं क्या? जनता के वोट से आप जीतेंगे या डंडा से डराने के लिए खड़े हैं वहां पर? वोट का डंडा भाई साहब। अच्छा, तो ये बोलना चाहिए था ना, आपने ये नहीं कहा कि वोट का डंडा, आपने कहा राजभर साहब डंडा लेकर खड़े हैं। अब राजनीति में क्या डंडा लेकर खड़े रहेंगे राजभर साहब? किसान डंडा लेके थोड़े खड़ा है, वोट का डंडा लेके खड़ा है किसान। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप क्या किए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का? सारा काम तो समाजवादी पार्टी का जमीन अधिग्रहण से लेके सारा काम आके आप फीता काट रहे हैं। अपने मित्र को बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने भूमि अधिग्रहण बिना नोटिफिकेशन के धनराशि मुक्त कर दी थी और अधिग्रहण नहीं कराया था। इस बात को आप ठीक से याद रखें। और एक बात जान लीजिए कि 15,000 करोड़ रुपए में आप बना रहे थे, हमने 11,000 करोड़ रुपए बना के दे दिया। बाकी 4,000 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था थी वो लूट की व्यवस्था थी, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता को पूज्य योगी आदित्यनाथ ने उसके हिस्से को दे दिया। और बाकी लूट खसोट और भ्रष्टाचार इस हाईवे में नहीं होने दिया, इस एक्सप्रेस में नहीं होने दिया। सुनील जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं राजपाल कश्यप और जिया मंजरी के पास भी जाऊंगा। सुनील जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। इनके पास कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी बता दे जिसका ये शिलान्यास, उद्घाटन और शिलान्यास दोनों किए हैं। भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया था प्रधानमंत्री ने, उद्घाटन भी उन्होंने ही कर दिया। अब और कौन सा बात काम बताएं? झूठा शिलान्यास, झूठा शिलान्यास। अब ये झूठा शिलान्यास और सच्चा शिलान्यास क्या होता है, ये जरा परिभाषित करिए। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। 15 लाख ये खाते में दे रहे थे, आज तक नहीं पहुंचा लोगों के। भाई 15 लाख के बारे में एक बात 2019 में भी आप कर रहे हैं। सुनील भाई एक मिनट कृष्णमोहन पांडे साहब एक मिनट शांत हो जाए, एक मिनट शांत हो जाए। कृष्णमोहन पांडे साहब एक मिनट सर, एक मिनट पांडे साहब एक मिनट शांत हो जाइए। पहुंचा दिया पांडे साहब एक मिनट शांत हो जाइए। कृष्णमोहन पांडे एक मिनट शांत हो जाइए। सुनील भाई जो 15 लाख का आज आप फिर से जिक्र कर रहे हैं ना, उस 15 लाख के जुमले वादे या जो आप उसको कहते हैं शब्द में, उस वक्त तो आप इन्हीं के साथ खड़े थे, तब आप भी कह रहे थे कि नहीं मिलेगा। अब आप कह रहे हैं कि जुमला था, नहीं मिला, तमाम तरह की बातें। ये तो वक्त के साथ आप परिवर्तित हो गए ना। चंद्रेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, उसके पहले मैं चाहूंगा जिया मंजरी से एक कमेंट हम ले लें, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं। जिया बहुत स्वागत है आपका। सवाल इसी के साथ कि राजनीति में सब अपने अपने हिसाब से शब्दों को इधर से उधर करते हैं, आंकड़ों को यहां से वहां करते हैं, लेकिन असल इस वक्त स्थिति आपको खुद क्या महसूस होता है? बीजेपी के लिहाज से सत्ता में वापसी क्या इस एक्सप्रेसवे के हिसाब से हो पाएगा? क्योंकि सड़कें बनती रही हैं, सत्ता में वापसी नहीं हो पाई है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण की एक सड़क, उसके साथ साथ और भी कई काम को गिनाना उनके प्रवक्ता का, क्या आपको लगता है कि हां एक ओवरऑल पैकेज लेकर ये चल रहे हैं जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है? इस चित्रण सबसे पहले धन्यवाद। अब विषय ये उठता है कि सड़क का जो मुद्दा चल रहा है, तो नितिन गडकरी जी ने अब तक जितनी भी सड़कों के वादे किए हैं वो टाइम लाइन के साथ में पूरे किए हैं और जनता उसको देख रही है। तो इस बात के लिए मैं बधाई दूंगी नितिन गडकरी जी को भी और बीजेपी को भी कि ये जो कार्य हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जनता को जोड़ा जा रहा है, सड़कों को जोड़ा जा रहा है, गाँव को जोड़ा जा रहा है, बहुत अच्छे से कार्य हो रहा है। दूसरी बात कि अभी मैं सभी की बातें सुन रही थी कि किसके कार्यकाल में क्या पास हुआ, किसके कार्यकाल में क्या हुआ। तो देखिए आप समझिए कि भूमि अधिग्रहण के कितने सारे किस्से जो हैं सपा के भी सामने आए, और बसपा के टाइम पे जब एक्सप्रेस वे बन रहा था, ताज एक्सप्रेस वे, तब भी धरने प्रदर्शन हुए, किसानों ने धरने प्रदर्शन किए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती आई हैं, किंतु ये जो बात बोली जा रही है कि अभी 22 का रनवे क्या होगा, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कार्य प्रगति पर है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मेडिकल कॉलेजेस भी काफी खुले हैं। आप देखिए कि जब से देश आजाद हुआ था तब से लेकर के हम अब तक इस बात के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे कि कोई भी मेडिकल पैंडेमिक या कुछ भी इस प्रकार की आपदा आती है
तो हम कैसे प्रिपेयर हो पाएंगे उसके लिए। तो डेफिनेटली ये तो सिर्फ एक राज्य की नहीं, ये तो पूरे राष्ट्र की बात है और इसके अंदर बड़े ही चुनौतीपूर्ण ढंग से हम सभी ने इससे बाहर आकर के दिखाया है और अभी हम आगे के लिए इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि कार्य अच्छा हो रहा है। अब दूसरी बात की देखें कि कुछ वोटों का जो कह दीजिए कि एक प्रकार से भ्रमित करने का जो कार्य हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो हर पार्टी करती है अपने अपने हिसाब से। ठीक है। कभी कोई जी कभी कभी देखें जो राम मंदिर को नहीं चाहते थे आज वो राम मंदिर पहुंच रहे हैं। अब आती हूँ मैं बात चंद्रेश कुमार जी की कि वो बोले कि वेतन नहीं मिल रहा है। केजरीवाल जी बिजली फ्री कर रहे हैं लेकिन बिजली कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल जी पानी फ्री कर रहे हैं लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली रहती हूँ तो मुझे पता है स्थिति बहुत विकट है, यहाँ पे भी उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, ये एज अ बाहरी इंसान आउट ऑफ बीइंग पॉलिटिक्स मैं देख रही हूँ और देख करके मैं सभी को एनालाइज कर रही हूँ कि किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। देखिए फ्री कर देने से तो कुछ होगा नहीं, फ्री करना तो मतलब किसी को काहिल बनाना है। तो आप ये देखिए कि समय से वेतन देना, तो वेतन इकट्ठा भी करना पड़ेगा स्टेट को। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कार्य अच्छा हो रहा है। हाँ, थोड़े सुधार की आवश्यकता है कहीं ना कहीं, वो डेफिनेटली टाइम एंड बीइंग होता रहेगा और जनता देख रही है, जनता सुचारू रूप से हर चीज पे नजर रखे हुए है। ठीक है जिया मैं आपको रोक रहा हूं। चंद्रेश भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। राजपाल कश्यप साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए कश्यप साहब हमारे साथ अभी नहीं है। चंद्रेश भाई अपनी बात आप पूरी करें और जो जिया कह रही हैं उस पर भी अपनी टिप्पणी करें आप। जिया मैम की मैं बात सुन रहा था और मैं बहुत गंभीरता पूर्वक इनकी बात सुन रहा था। इन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया। मैम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में जो मौतें हुई, ज्यादातर मौतें कोरोना से नहीं हुई। ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन के अभाव में, जो सरकार नहीं मानती है, वेंटिलेटर के अभाव में, रेमडेसिविर दवा के अभाव में हुआ। और इसके लिए पूर्ण रूप से केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। जब देश में कोरोना दस्तक दे रहा था, मैम सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। जब देश में आप देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, जब देश में कोरोना फैल रहा था, आप नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कर रहे थे। जब उत्तर प्रदेश की नदियों में लाशें तैर रही थी, आप बंगाल में चुनावी जनसभा कर रहे थे। इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। और दो सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से उठाना चाहता हूं। पहली बात ये कि आपने कहा था कि आप देश की जीडीपी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में तब्दील करेंगे। आज देश की जीडीपी कोरोना काल में माइनस हुआ, उसके बाद थोड़ी थोड़ी सुधार आप देखने को मिल रहा है। जीडीपी लगातार नीचे जा रही है। आपने ब्लैक मनी की बात की थी। पिछले 1 साल में स्विस बैंक का रिपोर्ट है कि स्विस बैंक में काला धन 2 गुना हो गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना होगा। और आखिरी बात, उत्तर प्रदेश में मैंने कई गौशालाओं का भ्रमण किया व्यक्तिगत रूप से। मैं इस बात में एकदम स्पष्ट बात और सत्य बात कर रहा हूं। और मैंने देखा कि गाय सड़कों पर, हाईवे पर ऐसे भूखों, पीड़ित, प्यासी घूम रही हैं और गौशालाओं में गाय भूख और प्यास से तड़प कर मर रही हैं। उनकी लाश को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। राम के नाम पर राजनीति करने वाली, गाय के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस निर्लज सरकार को शर्म क्यों नहीं आती है, मैं ये पूछना चाहता हूं। और ठीक है चंद्रेश भाई इसका जवाब ले लेते हैं। वैसे एक बात मैं जरूर आपकी बात में कहना चाहूंगा, सरकारों को शर्म कहां आती है? यही तो परंपरा है ना, यही तो कलयुग की राजनीति है। वो किसी को भी नहीं आती है, ये विडंबना है। आनी चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आनी चाहिए। बहरहाल पांडे साहब जवाब देंगे आप। सड़क से राजनीति नहीं हो सकती और सड़क से सत्ता की वापसी नहीं हो सकती। मुद्दों पर ही आपको जनता के बीच में जाना होगा। पांडे साहब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है, व्यक्ति है और व्यक्तिगत तौर पे मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सत्य जवाब देंगे। आपकी बात पे मैं आता हूं, आपकी बात पे आता हूं चंद्रेश जी भाई साहब, मैं आपकी बात पे आता हूं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मैं आपको बता दूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2016 से 17 में जो उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश किया गया था वो 2 लाख करोड़ का था। अब आपको बता दूं मैं, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ ने पिछला जो बजट पेश किया वो 5 लाख करोड़ का बजट था। मतलब 3 से 5 सालों में उत्तर प्रदेश ने 2 गुना से भी ज्यादा
अपनी इकोनॉमी बढ़ाइए। करोड़ हिस्से और आप लोग जानते हैं, सिर्फ लाख करोड़ बजट वाली बात बतिया। आप देखिए क्या है कि यदि पढ़ के कुछ आते होंगे, डिबेट में बैठ के पढ़ के, तब तो बात अलग है, अन्यथा मैं कुछ दूसरे मैंने इस तरह की बातें क्या करना है। आप पढ़े लिखे हैं। एक मिनट नहीं, मैं आपको समाजवादी सरकार यही बात कहे कि 2 लाख करोड़ का हमने पेश किया तो वो ठीक है, हमने कहा 5 लाख करोड़ का, तो आपको कहने की मतलब कि ये आंकड़े हैं, गलत आंकड़े हैं। खैर, चंदेल जी अभी प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए हुए थे और उन्होंने कहा कि देश में 34-35 करोड़ परिवारों में से करीब 2.5-3 करोड़ परिवारों को मैंने लाखपति बना दिया। मैंने कैसे बनाया? तो उन्होंने कहा पीएम आवास योजना के तहत धन आवंटित करके लाखपति बना दिया। आवास लोगों की प्राथमिक यदि जरूरत थोड़ी भी होती है। यदि तो क्या सरकार लोगों की रोजी यदि रोटी, थोड़ी भी शर्म कपड़ा बची हो और मकान तो इस तरह की आवश्यकता बातें पूरा कहते कर हुए देने से मतलब लोग लाखपति लज्जा हो नहीं जाते आती क्या? है कि आपके 70 वर्ष ऊपर कोई होने के विश्वास बावजूद नहीं भी करता श्रीमान और इस जी। देश का आपने नागरिक बिहार में जिसके जाकर पास कहा, छत नहीं 1 लाख है, जिसके करोड़ पास दे, खाने को 2 लाख भोजन नहीं है, करोड़ दे, जिसके 1.25 पास लाख बेहतर करोड़ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, आपने और दिया उसको कुछ नहीं। उसको आप कोरोना कहते काल हैं में उन नागरिकों का, आपने मैं प्रधानमंत्री दुनिया भर हूँ, का करोड़ों मुख्यमंत्री लाखों हूँ, का ये कर किस दिया, वो मुंह कर से दिया कहते हैं आप कहा? लोग? देश और में आपने पहली पीएम बार केयर 70 फंड का साल में हिसाब नहीं इस दे देश रहे के हैं। श्रीमान जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? सुदूर किससे दिल्ली झूठ तो बोल छोड़ रहे हैं? दीजिए, अरे सुदूर भगवान के आदिवासी लिए इलाके में शर्म बैठे करिए, व्यक्ति को सत्य का आवास साथ मिला है, दीजिए, भोजन मिला नीतियों है, की और बात सरकार करिए, ने मूल्यों 5 की लाख बात रुपए किए। तक के लिए क्यों उसके भारत स्वास्थ्य के बीमा के लिए मूल्यों खर्च किए, संस्कृति के जो साथ किसी भी हॉस्पिटल में जाके बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख तक की दवाई करा सकता है। तो कोई वर्तमान में एक व्यक्ति को महीने में 2 बार भोजन के लिए अनाज वितरण किया जा रहा है। अब क्या बात करते, सब यही सरकार थी और यही देश था, विश्व गुरु आप बना रहे FCI हैं। यही देश था जहां पे लोग अपने जिनके पास छत नहीं था और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को, गरीब मजलूम जनता को छत देने का काम किया है, भोजन देने का काम किया है। पांडे साहब मैं आऊंगा आपके पास, जरा सुनील भाई के पास जाओ, 1 मिनट। चंद्रेश जी और पांडे साहब, चंद्रेश जी और पांडे साहब 1 मिनट शांत हो जाइए सर। चंद्रेश जी और पांडे साहब जरा दोनों लोग आप शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए जरा। अब मैं जरा सुनील भाई के पास जा रहा हूं। सुनील सिंह पहले सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुनील भाई, अरे भाई सुन लीजिए, सुनील भाई सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। पांडे साहब शांत हो जाइए, पांडे साहब शांत हो जाइए। चंद्रेश भाई मैं भी आपके पास आऊंगा। पांडे साहब शांत हो जाइए। सुनील सिंह साहब, आप लाठी के सहारे, और फिर आपने कहा वोट की लाठी के सहारे हैं, तो वोट की लाठी के सहारे तो सब खड़े हैं, आप कौन सा नया एक तर्क लेकर आए हैं? उस वोट की लाठी के सहारे सारी पार्टियां खड़ी हैं, वो लाठी जनता किस पर चलाएगी, किसके लिए चलाएगी, ये एक अलग विषय है। मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी ने भी सड़क बनाई थी और तब भी वोट की लाठी थी और वो चली, इसीलिए वो सड़क काम नहीं आई, उस नारे को जनता ने खारिज किया। क्या यहां पर आपको लगता है कि सड़क से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, पूर्वांचल सज जाएगा जैसा बीजेपी चाहती है, या आपकी उम्मीदें परवान चढ़ेंगी? क्योंकि आपने गठबंधन किया है, आपको लगता है कि गठबंधन पर जनता का भरोसा होगा, क्योंकि इसके पहले भी कई गठबंधन हमने देखे, उस गठबंधन को जनता ने नकारा, बीजेपी के रणनीति के आगे गठबंधन फेल हुआ। अब पास हो पाएगा? क्यों नहीं पास हो पाएगा? कैसे पास होगा, वही पूछ रहा हूं आपसे। हम लोग जमीन पे रह के राजनीति करते हैं, ये लोग अरे हवा तो में वो कौन सा मंगल ग्रह की राजनीति कर रहे हैं? वोटरों को कहते अरे हैं भाई कि वो हमारे कौन सा वोटर एक मंगल ग्रह महीने पे में बैठ के दारू राजनीति पी कर रहे हैं? वो भी जमीन पर ही राजनीति कर रहे हैं। चंद्रेश भाई भी जमीन पर राजनीति कर रहे हैं, आप भी जमीन पर राजनीति कर रहे हैं। वंशजों को कहते हैं कि दारू पी जाते हैं, ये अपने वोटर्स को, अपने नागरिकों, देश के नागरिकों सुनते को दारू पिलाकर और उनका विकास कराते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि जुआ खेलो, दारू पिलो और उनका विकास कराते हैं। पांडे साहब जरा सुन लीजिए, सुनते जरा, सुनील भाई को सुनते तो है, उनका तर्क कितना दमदार है, सुनते हैं ना जरा, सुनते हैं। सुनील जी आपको शर्म है? लोग मरते हैं तो श्मशान घाट जाते हैं, श्मशान से मर के लोग घर गए, आपको शर्म है? शर्म आनी चाहिए। लोग मरते हैं तो श्मशान घाट जाते हैं, और राम की सुनील भाई आपके स्मशान, कब्रिस्तान, लाशें, ये सारी बातें मैं सुन चुका हूं। मेरा सीधा सा एक सवाल है, उसका एक तार्किक जवाब दीजिए, एक तार्किक जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो भाई, सुनिए। देखिए मैं ऐसे चर्चा नहीं करता, मैं तर्कों के आधार पर चर्चा करता हूं। सुन तो लीजिए। मेरा सवाल यह है, आपने कहा लाठी लेकर खड़े हैं, मैंने कहा कौन सी लाठी? आपने कहा वोट की लाठी। मैंने स्वीकार किया कि हाँ वोट की लाठी आपके साथ होगी, जनता आपके साथ होगी।
आपने कहा जमीन पर रहकर आप लड़ रहे हैं, मैंने इसे भी स्वीकार किया, लेकिन क्या वो लोग मंगल ग्रह बृहस्पति ग्रह से लड़ रहे हैं क्या? वो भी जमीन पर ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी जमीन पर लड़ रही है, बीजेपी भी जमीन पर लड़ रही है, बसपा भी जमीन पर लड़ रही है, बाकी अन्य दल भी जमीन पर लड़ रहे हैं। आप कोई अलग से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग बताइए ना। क्या बताएं आपको? अब आपको पता ही नहीं है तो बताएंगे क्या? अगर कुछ अलग होता तो बताते आप। चुनाव आने वाला है, पता चल जाएगा। अरे ये तो हमें भी पता है चुनाव आने वाला, ये कौन सा नया आपने बताया? हाँ तो पता चल जाएगा। ठीक है। कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरी पढ़ाया है ये? अरे भाई, कोरोना काल के बाद चुनाव सब हमने देखा है, उसका आकलन जनता करेगी। मुझे लगा कि कुछ आपके पास तार्किक है कि हाँ सुभाषपा क्यों इतनी मजबूती का दावा कर रही है, लेकिन आपने कहा कि लाठी और जमीन वो तो दोनों उनके पास भी है, जनता के वोट की लाठी उनके पास भी है, कांग्रेस के पास भी है, बीजेपी के पास भी है, जमीन उनके पास भी है, संगठन उनके पास भी है। आपकी पार्टी से कहीं बड़ा उनका संगठन है, तभी आपको उनके साथ जाना पड़ा है और गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करनी पड़ी है। उन्होंने भी गठबंधन किया था, आप भी कर रहे हैं, आपका अधिकार है वो। लेकिन जी हाँ मंजरी, सवाल इस बात का है कि क्या कोरोना काल पहला फेज, सेकेंड फेज, उसमें जो परिस्थितियां उभरी, एक चुनौती खड़ी हुई उत्तर प्रदेश में जो कि पहले फेज में उतनी नहीं दिखी थी, उसके साथ साथ बहुत सारी और दिक्कतें, क्या उनको ओवरऑल अगर हम टटोलें तो वहां पर बीजेपी के लिए वाकई बड़ी चुनौती है, जिसको सड़क से लेकर तमाम जगहों से वो साधने की कोशिश कर रही है। ये उनके लिए मुश्किल की घड़ी है, या विपक्ष इस तरह के काम से और इस तरीके से कोरोना काल में 36 महीने में एक बड़ी सड़क बनाकर तैयार कर देना, उससे तिलमिलाया हुआ उसको लगता है कि नहीं शायद इसका कहीं फायदा बीजेपी को ना मिल जाए। कितने लोग रोज जी देखिए, बात ऐसी कि पहला जब राउंड आया था कोरोना का पहले काल में, तो डेफिनेटली कि बहुत सारी चीजें प्रिपेयर नहीं थी, बिल्कुल बहुत अधिक, और वो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कोई भी प्रिपेयर नहीं था इस प्रकार की आकस्मिक आपदा के लिए। तो सभी ने इसका खामियाजा उठाया, हर जगह जान हानि हुई। उसके बाद में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से वैक्सीनेशन ड्राइव चली, जिस प्रकार से चीजों में सुधार आया, तो सबसे अधिक वैक्सीनेशन जो इससे पहले भी एक बार डिबेट हो चुकी है कि सबसे अधिक वैक्सीनेशन यूपी में सबसे पहले खत्म हुआ। तो मैं इसकी बधाई दूंगी जी, तो मैं इसकी बधाई दूंगी कि बहुत अच्छे से हुआ। दूसरा बात आते हैं कि रोड का, तो देखिए समझिए कि पूरी पार्टी मिल करके सिर्फ रोड बनाने लग जाए, वो तो देखिए ऐसा है कि ऐसा कुछ गिनी चुनी पार्टियों में ही होता है कि कुछ काम होते हैं और सभी लोग उसको गाते हैं। लेकिन हाँ, मैं नितिन गडकरी जी का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि अब तक एज अ जनरल नागरिक होने के नाते जो मैं उनके कामों का आकलन कर रही हूँ, वो काफी समय से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र से लेकर के और आगे उन्होंने रोड्स बनाई हूँ, और चाहे वो यहाँ से लेकर उत्तरांचल के और यूपी को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाई हूँ, तो बहुत अच्छा काम किया है और मैं उनको बधाई दूंगी इस चीज की। दूसरी बात ये आती है कि भाई देखिए, भ्रमित करने की राजनीति तो चलती रहती है। दूसरा, सपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि देखिए, अभी आप एक नया बात बोल रहे थे कि राम जी पता नहीं किसके बेटे हैं और कृष्ण जी किसके बेटे हैं। देखिए, इस प्रकार के भ्रम मत फैलाइए, पहले जाके थोड़ा शास्त्र पढ़ाइए। शास्त्र पे और धर्म से बोलने से पहले आपको बहुत बार सोचना चाहिए। नहीं, सपा से हमारे साथ अभी कोई नहीं है, सुभाषपा से सुनील भाई है, सपा से राजपाल कश्यप साहब थे, कनेक्ट नहीं है अभी। सुनील भाई साहब सुनिए। देखिए, नाम के नाम पे राजनीति करती है, उनके इस प्रकार के धर्म के ऊपर टिप्पणी ना करें। देखिए, शास्त्रों, हाँ, तो शास्त्रों, मेरी बात एक मिनट सुनिए। ये धर्म की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। मैं मात्र ये कह रही हूँ कि कुछ आप जो अभी बोल रहे थे कि नहीं निषाद राज के बेटे हैं, वो जो आपने बात बोली वो बड़ी अजीब अद्भुत बात मैं देख रही हूँ। काफी समय से बहुत जगह इसको प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, जो बहुत अजीब है जी। इनके साथ रहने वाला व्यक्ति संजय निषाद जो इनके साथ गठबंधन किया है, उन्होंने कहा कि राम दशरथ के पुत्र। तो आप क्यों बोल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा तो आप उनकी बात को क्यों दोहरा रहे हैं? क्या आप इस बात में विश्वास रखते हैं? भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात पे विश्वास नहीं रखता होगा। कोई अपनी राजनीति आगे संदेश भाई आ रहा हूँ, आपकी बात पूरी हो जाएगा।
रिपोर्ट बात कर रहा है तो करने दीजिए, उसका तथ्यात्मक मूल्यांकन करने के बाद जनता ये डिसाइड करेगी ना। तो बोलना चाहिए ना, इनको पार्टी से निकालना चाहिए संजय निषाद को। अब कहां कोई निकालता है, कहां कोई निकालता है? चंद्रेश भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले सुनील भाई की बात तो मैं पूरी कर दूं। कहां कोई निकालता है? कुछ लोग महत्वाकांक्षा में निकल जाते हैं, कुछ लोगों को वाकई मजबूरी में रखना पड़ता है, ना वो निकाल पाए ना आप निकल पाए। निकलते निकलते इतनी देर हो गई कि 15 लाख भी नहीं ले पाए सुनील भाई। वो अलग बात है कि अब नया गठबंधन आपने किया है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन चंद्रेश भाई आप अपनी बात भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ अपनी बात भी कहना चाह रहे हैं। चंद्रेश भाई एक मिनट आप मेरा सवाल भी सुन लें आप। चंद्रेश भाई आप अपनी बात भी पूरी कर लीजिएगा। मेरा सवाल स्पेसिफिक कांग्रेस के लिए है, क्योंकि बीजेपी से लड़ाई है। कांग्रेस लंबे समय से प्रदेश में सत्ता में नहीं आ पाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, संगठन नहीं था, जैसी भी कमजोरी थी, लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी का दावा है कि अगर कोई फायदा वाकई मिलने वाला है तो वो मिलने वाला है समाजवादी पार्टी को, विपक्ष के तौर पर वही लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस इस सड़क के जरिए, इस पूर्वांचल के जरिए अपनी स्थिति को कहां देख रही है? ये स्पेसिफिक कांग्रेस के लिए मेरा पहली सवाल। बात तो आपके मंच से मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनके समर्थक प्रवक्ताओं को यह बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को कतई पसंद नहीं कर रही है, लेकिन किसी भी स्थिति में वोट वो समाजवादी पार्टी को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को भूली नहीं है। अरे ऐसी परिस्थिति में मात्र कांग्रेस आपने पार्टी एक गठबंधन विकल्प किया है था उनसे, और भाई आप कांग्रेस उल्टा कह रहे पार्टी हैं। बहुमत के साथ चंद्रेश सरकार भाई, बनाने जा रही है। चंद्रेश भाई आपने गठबंधन किया था, जिया जी उल्टा ने कह रहे हैं, गलत शास्त्र बात कर धर्म रही की है। बात की। जिया जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब इन्होंने, मैं बात करता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा भूख की बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है और भारत 2014 में कहा था 55 रैंक पर, आज 101 रैंक पर चला गया। जिया जी आप एक्सपर्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, आपको मालूम होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 पैमाने पर मेजर किया जाता है। कुपोषण, अल्प कुपोषण, तीव्र कुपोषण और बाल मृत्यु दर। यानी कि पिछले 7 सालों में भारत में बाल मृत्यु दर और कुपोषण 5 साल से कम बच्चों का 2 गुना से भी ज्यादा हो गया, और ये भूख की बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है और आप समर्थन कर रही हैं, मुझे इस बात का दुख है। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने सार्वजनिक मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ हमने रोजगार दिया। श्रीमान जी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या में से 10 करोड़ के आसपास नौजवान हैं और 10 करोड़ नौजवानों में से 5 ठीक है चंद्रेश भाई, समय की थोड़ी पाबंदी है। चंद्रेश भाई समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। नहीं चलेगा, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन रोकते रोकते एक सवाल और पूछ रहा हूं। रोकते एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं। अभी आपने सपा के लिए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का जो इमेज बना हुआ है, उनकी छाप है, वो गुंडों की है, इस वजह से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। आपने गठबंधन किया था उनके साथ, आज उनको गुंडा कहने लगे आप। उनकी सरकार में तो हमारा गठबंधन नहीं था, नहीं पहली बात। चुनाव में तो था। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ चीरहरण किया। ये दोनों पार्टियों को उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी स्थिति में स्वीकार करने के लिए राजपाल कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। राजपाल कश्यप साहब, समय थोड़ा कम रह गया और आप विलंब से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सीधा सवाल कांग्रेस एक्सप्रेसवे की लड़ाई अब देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर आई है। आप कहते हैं कि एक्सप्रेसवे का आपने खाका तैयार किया, अधिग्रहण आपने किया, फीता ये काट रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि उससे भी आपका कोई लाभ नहीं होगा, ये कहने से भी लाभ नहीं होगा। बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, और आपकी इमेज उन्होंने कुछ और बताई है। राजपाल कश्यप साहब सुनिए, चंद्रेश भाई सुनिए, चंद्रेश भाई सुनिए, अब सुनिए राजपाल कश्यप को सुनिए। राजपाल कश्यप जी ऐसा है, चंद्रेश भाई के लिए तो कुछ नहीं कहना, क्योंकि लड़ाई तो सामने जो योद्धा होता है उससे होती है, तो बाहरी है, लड़ाई से बाहर है, का कोई मतलब नहीं। हाँ देखिए ऐसा है,
हाँ। उत्तर प्रदेश में अगर कई धरातल पे विकास करके दिखाया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने दिखाया, और बीजेपी ने बहुत अच्छे सपने दिखाए थे। जनता ने भारी संख्या में इनको वोट दिया था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और दिल्ली में दोबारा बनाई, और यहाँ कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बना दो तो हम दुगना विकास करने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने दुगनी गति से विनाश करने का काम किया बीजेपी ने। और उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम है, योगी से लोग निजात पाना चाहते हैं और जनता परेशान है, हर वर्ग परेशान है, चाहे महंगाई। राजपाल भाई आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। कोरोना काल से लेकर अब तक हमने लगातार चर्चाएं की, उसके पहले भी हमने चर्चा की, समाजवादी पार्टी सरकार के दौर में हमने चर्चा की। मेरा सवाल यह है, ये सब कहने को होता है कि इन्होंने विनाश कर दिया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि कोई भी सरकार होती है वो काम करती है, कम ज्यादा का आकलन हो सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए मैं बार बार कहता हूं, अखिलेश यादव के लिए मैं बार बार कहता हूं कि 2.5 साल, जो आखिरी के 2.5 साल थे, उन्होंने टारगेटेड काम किया और उसको करके दिखाया। ठीक है, जनता ने नकार दिया, वो अलग विषय है, चुनाव में जीत हार लगी रहती है। यह सरकार भी काम कर रही है, लेकिन आप विपक्ष में होने के नाते उनको खारिज करेंगे, वो पक्ष में होने के नाते कहेंगे नहीं हमने कर दिया है। ये सब चुनाव में हम देखेंगे कि जनता इसको कैसे देखेगी। अभी ये कहने से उसका जनता पर असर नहीं पड़ता। आप ये बताइए कि अगर विकास का पैमाना आपकी नजर में आपकी सड़क थी, तो इनकी नजर में भी इनकी सड़क है। इन्होंने एक सड़क बनाई, एक आपने बनाई है। सड़क से तो आप सत्ता में नहीं आ पाए, हो सकता है ये भी ना आ पाए। उसके अलावा कौन से मुद्दे होंगे जिससे आपको लगता है कि उसमें वाकई आपको फायदा मिलेगा? कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है और बीजेपी लड़ाई हारेगी। जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। नहीं, सरकार तो वैसे नहीं बनाने जा रहे हैं। चंद्रेश भाई अपनी बारी में बोल रहा, चंद्रेश भाई अब उनको बोल लेने दीजिए। उनका समय, उनके पास समय थोड़ा कम ही रह गया, विलंब से जुड़े हैं और सरकार तो वैसे भी बनाने जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, सबकी अपनी अपनी पार्टी है, अपना पक्ष रखना और अपनी सरकार बनाना अलग विषय है। लेकिन जनता का जो वोट है और जनता का जो परसेप्शन है और जनमानस जो जिस तरीके से उमड़ रहा है, हम तो पूरे यात्राएं गए पूरे प्रदेश में, और जो माननीय अखिलेश यादव जी निकल रहे, लाखों की भीड़। बीजेपी घबराई हुई, इसीलिए तो यात्रा रोक दी उनकी, नहीं तो आज उनका वहां होना था गाजीपुर में कार्यक्रम। लेकिन ये बताइए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल का भी ये सड़क का शिलान्यास माननीय अखिलेश जी ने किया, रोड मैप बनाया, नक्शा से लेके सारी चीजें टेंडर तक किया। आज इन्होंने तो आधी अधूरी सड़क का, ये बीजेपी के प्रवक्ता साथी बता दे कि टॉयलेट कहाँ पे बना है, किस स्थान पे, ये पेट्रोल पंप कहाँ है, पेट्रोल कहाँ लोग डलवाएंगे, अगर किसी को भूख लग जाए, फैमिली सही जा रहा, बच्चे जा रहे हो, तो बच्चों को कहाँ पे चाय नाश्ता कराएंगे, ये बता देना। आधी अधूरी सड़क का, और वो भी सड़क बलिया तक जानी थी, उसको काट दिया आपने। बनारस से जुड़ना था, उसको काट दिया आपने। जो मंडिया और सारी चीजें बननी है, कुछ नहीं, आधी अधूरी। सबसे ज्यादा गुस्सा बलिया के लोगों का है, सबसे ज्यादा। मैं बलिया से ही हूँ, सबसे ज्यादा गुस्सा बलिया। सही करे। और बलिया के लोगों को अपमानित करने काम किया, जो क्रांतिकारी धरती है। दूसरी बात, इनका अपना विकास, एक शिलान्यास, एक उद्घाटन, दोनों चीजें दिखा दे कहीं। ये तो मेट्रो माननीय अखिलेश यादव जी ने बना के खड़ी कर दी, तो उसको दोबारा उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन कर दिया था, शिलान्यास कर दिया था, और एक पिलर नहीं लगा पाए जब से इन्होंने आए हैं, एक पिलर कहीं। ठीक है राजपाल भाई इसका जवाब मैं लेता हूं। पांडे साहब जवाब देंगे आप? और सुनील भाई की नाराजगी ये है कि कम से कम बलिया तक तो पहुंचाते, हो सकता है वो आपसे खुश होते और आप ही के साथ होते। राजभर साहब नहीं, सड़क तो जो है वो जहां तक प्रस्तावित थी वो बन गई है। और आदरणीय राजपाल जी ने कहा कि मतलब कि कहां पर आप गलत बोल रहे हैं। बोलिए पांडे साहब बोलिए। सुनील भाई उसके बाद में आपके पास आऊंगा, बोलने दीजिए। पेट्रोल पंप के लिए जो चिन्हित स्थान है वहां पे पेट्रोल पंप बन रहे हैं। जो मतलब रेस्टोरेंट वगैरह की जो भी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी उसको बनाने की प्रक्रिया में है, वो बन रही है। रोड प्रारंभ करने की बात है तो पूर्वांचल एक्सप्रेस को प्रारंभ कर दिया गया है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बनाएंगे उसको, अखिलेश यादव जी उसको बनाएंगे भरपूर करेंगे। नहीं, शुभकामनाएं हैं आपको, आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। हमारे साथ भी थे आप, दही और शक्कर हमारे साथ थे आप, परंतु आप क्या है, आपके जो नेता हैं वो समय समय के साथ हर जगह अपना व्यवस्थाएं संचालित करते रहते हैं। जहां उनकी व्यवस्था बनती है, जहां पैसा, जहां उनको लगता है लाभ, वहां पहुंच जाते हैं। और हमारे साथ थे, हमारे यहाँ हमने आपको भरपूर सम्मान किया था, हमारे यहाँ भरपूर सम्मान था आपका, 12 राज्य मंत्री दिए गए थे, परंतु आप वहां गए, अच्छी बात है।
लेकिन आप तक जिस तरह से जिन लोगों का वोट लेके और उन लोगों को अपमानित किया है कि आपने उनको कहा वो दारूबाज है, वो आपने कहा ना कि लाठी लेके घूम रहे हैं। हाँ, लाठी लेके घूम रहे हैं क्योंकि उन लोगों को दारूबाज आपने बनाया है। वो दारूबाज है, वो घूम रहे हैं लेके लाठी। दूसरी बात, इन्होंने एक पूर्व में कांग्रेस के मित्र ने कहा कि मतलब कोरोना काल में क्या हुआ। आपको बता दूं कि प्रथम जब कोरोना काल आया था तो इस देश में एक पीपीई किट नहीं बन रहा था, और आज की स्थिति है कि हम विदेशों को पीपीई किट दे रहे हैं। दूसरी बात, इस देश में कोरोना के लिए एक दुनिया के पास कोरोना का एक टेबलेट तक नहीं था, और आज हम दुनिया को कोरोना का वैक्सीन दे रहे हैं। साहब, हम केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर बड़े स्तर पर काम हुआ और समन्वित विकास का ठीक है। समन्वित विकास की वजह से आपको जनता से उम्मीद है। राजपाल भाई मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले जरा मैं चंद्रेश भाई के पास जाऊंगा। चंद्रेश भाई, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं सम अप करने के लिए, क्योंकि समय अब नहीं है। देखिए, सारी बातें एक तरफ है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ वाकई मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ रही है? आप नहीं, क्योंकि राजपाल कश्यप साहब का जो दावा था उस दावे को आप खारिज कर रहे थे और वो आपको खारिज कर रहे हैं। देखिए अतुल जी, ये बीजेपी का झूठ का विकास हुआ है और झूठ की इंतहा एक दूसरे को, बीजेपी में झूठ की ही ट्रेनिंग दी जाती है, कोई धरातल पे। मैं पूछ रहा हूँ, कितने मेडिकल कॉलेज आपने बनाए? समाजवादी पार्टी ने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? अरे हम तो गोरखपुर में पूछ रहे हैं, आप बता दो कौन तक आपने अस्पताल बना दिया? कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए कि आपने बनाया। अरे लोहिया लखनऊ में खड़ा है, कितने हॉस्पिटल बता दें? आप तो होर्डिंग और झूठ बोल रहे, आप तो घोटालेबाजों के हो। आपने तो कोविड में भी घोटाला किया, लोगों के लाशों के कफन चुराने का काम किया, आपने तो लाशों के कुंभ लगवाने का काम किया, 3500 में तड़पा के ऑक्सीजन हो गया है, जो आप तो किसानों के हत्यारे हो। आपके मंत्री के बेटे ने किसानों की हत्या की, आपके बच्चों के हत्यारे हो। FIR ये आरोप है, तो हमने FIR कराया, उसको जेल तो चंदा चोर भी हो। आपके एक मंत्री चलिए, अब आप दोनों से गुजारिश है भाई, अब आप दोनों से गुजारिश है, ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा से लगते रहे, इसका बहुत ज्यादा असर कोई दिखाई देता नहीं है। जनता को तय करने। चंद्रेश भाई, अपनी बात आप बहुत जल्दी पूरी करिए, बहुत जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। चंद्रेश कुमार सिंह, बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी करें आप। भारतीय जनता पार्टी चाहिए, समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को सलमानी चाहिए, तो जिसको नहीं दिया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा, वो आज उनको कैसे देना पड़ा है? आपको माफी मांगना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता से। हिमाचल प्रदेश के आपको माफी मांगना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता से, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके इसी अपराध, इसी भ्रष्टाचार के कारण आपको बेदखल कर दिया था। उत्तर प्रदेश, हिमाचल मत जाइए, उत्तर प्रदेश आइए। बहुत सारी जगहों पर वो हारे हैं, बहुत सारी जगहों पर वो जीते हैं। उत्तर प्रदेश पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिया मंजरी, फाइनल कमेंट आपका। आप सभी लोगों से गुजारिश है, शांत हो जाए प्लीज, आप सभी लोग शांत हो जाए। जिया मंजरी, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में, क्लोजिंग कमेंट। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर थप्पड़ जिया मारने मंजरी का कार्य करेगी। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि जिसको वो बताते रहे, जिसको बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा गिरफ्तारी के लिए, तो उम्र क्या चुना पा रहा है? जिया मंजरी आप बोले, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। आपके एक भी सवाल का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि सवाल अलग होते हैं और सवाल का सवाल जवाब भी सवाल ही बन जाता है। जिया मंजरी, फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में। आपने काम किया तो भूख क्यों बढ़ गया? इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में गाय भूख और प्यास से तड़प आप बोलिए, तभी शायद स्विट्जरलैंड में काला धन कैसे बढ़ गया, इसका जवाब दीजिए। नहीं, स्विट्जरलैंड में आपके रहते भी काला धन बढ़ गया था और नहीं आ पाया था, और आज भी नहीं आ पाया है। राजनीति में यही होता है ना, राजनीतिक नहीं है। जी मंजरी, राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार मुझे जो बाहरी खाने बगैर उनकी आह इनको सत्ता से बेदखल करेगा। ठीक है, जनता ढूंढ रही है, आपके वोटर ढूंढ रहे हैं, जिसको आपने दारूबाज कहा है वो ढूंढ रहे हैं। बोलिए, वो दारूबाज कहा है वो ढूंढ रहे हैं आपको, आपके नेता को और आपको। अरे हम लोग तो परमानेंट विकल्प इसी कमरे से बाहर निकलिए, जाइए ओवैसी के साथ इसी कमरे से बाहर निकलिए, जाइए, देखिए विकास कहाँ तक आपके घर तक पहुंच गया है। सड़क आपके दरवाजे तक पहुंच गई होगी, घर से बाहर निकलिए। आप
के सांसद गांव में नहीं जा रहे हैं। उत्तर जिया प्रदेश मंजरी, का मैं विकास आप सभी नेताओं से प्रार्थना करती जन हूँ तक कि जन तक कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जिस पे उत्तर प्रदेश का विकास ना पहुंचा हो, वो आवास के नाम पर हो, वो राशन के फ्री राशन के नाम पर हो, या चलिए, फिर मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। अगर पांडे साहब, अगर विकास पहुंचा है तो जनता आपके साथ होगी, अगर नहीं पहुंचा है तो साथ नहीं होगी। जनता पर मैं बार बार छोड़ता हूं, आप लोगों से हमेशा इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए कई चुनाव में हम ये दावे देख रहे हैं कि सब 300-300 सीटें जीतने वाले हैं, और अब तो नया दावा है कि 400 भी जीत जाएंगे। तो 400 सीटें अगर सब जीतने लगे और सब 300 जीतने लगे तो टोटल सीटें कितनी हो, टोटल पार्टियां कितनी है? तो ये दावे ही होते हैं। हकीकत तब पता चलता है जब वो परिणाम में तब्दील होता है। सड़क उन्होंने भी बनाया, बढ़िया नारा लगाया, जनता ने खारिज कर दिया। सड़क आपने भी बनाया है, बढ़िया नारा लेकर जाएंगे, जनता स्वीकार भी कर सकती है, खारिज भी कर सकती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता पर ही हमें छोड़ना चाहिए। हां, आप अपनी लड़ाई मजबूती से लड़िए, अपनी बात को मजबूती के साथ पहुंचाइए, तर्कों के साथ, यह ज्यादा जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन पांडे आपका, राजपाल कश्यप भाई आपका, चंद्रेश जी आपका, जिया मंजरी आपका और सुनील सिंह आपका। तो सवाल तो बनता, मैं फिर से सवाल वही था कि सड़क से क्या सत्ता की वापसी होती है? जवाब ना में है, लेकिन कई बार हो सकता है कि इसका जवाब हां में भी हो जाए। उसके लिए इंतजार हमें चुनाव तक करना होगा, लेकिन तब तक आरोप प्रत्यारोप में कोई कमी नहीं होगी। नमस्कार।